इस विधेयक को लाना, इसको पास कराना, न तो इसमें कोई तर्क दिख रहा है, ना इसमें कोई गरिमा दिख रही है, ना कोई समझ दिख रही है, ना कोई अनुभव दिख रहा है। इनके इरादे ठीक नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है। गवर्नमेंट में बैठने के बाद आप दूसरों की रोटी छीन रहे हैं, आप दूसरों की नींद खराब कर रहे हैं, दूसरों के एसेट को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस है, इस बिल का पास होना मुझे लगता है कि दुनिया का मुंह दिखाने के लायक हम नहीं है। मैं आरएसएस को भी बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत सारे ऊंचे दिग्गज लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ। उसकी जो प्रॉपर्टी है इस मामले में पूरे भारतवासियों को इससे लाभ है। जो उनके अवसर हैं, जो स्रोत है, जो साधन है, आप उससे उनसे छीन रहे हैं और उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जो वक्फ के ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं वो लोग भी इसका मिसयूज करते हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस मिशन को ले जाइए मंजिल तक। जरूरत है इलाके को आपकी। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। ठाकुरगंज के विधायक सऊद असरार साहब के द्वारा आयोजित ईद मिलन में विजुअली आप देख पा रहे होंगे हजारों हजार की संख्या में लोग आए हैं। उनमें से हमारे साथ आपको एक शख्सियत दिख रहा होगा जिनका नाम साकिर आलम है। हम आपको इनसे बातचीत करने से पहले बता दें, ये वो शख्सियत है जिन्हें अगर हम ऑन कैमरा अगर गुरु बोलना पड़े तो मैं बोल सकता हूँ ये इनकी भूमिका हमारे जीवन में एक गुरु की है। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इस जो सोशल लाइफ में मैंने जो सबसे पहले किसी से जुड़ा जो आज बेबाकी से अपनी बातों को रख सकता हूं या बोल सकता हूं, तो इनमें 50% योगदान जो है साकिर साहब का है। हमने अपनी पूरी लाइफ में साकिर साहब से बहुत कुछ सीखा है। बात दिगर है कि 2, 4, 5 साल से सर जो है गायब रहते हैं, इनसे कोई संपर्क नहीं है, लेकिन आज मिले हैं तो सबसे पहले आपका वेलकम खैर मकदम करना चाहेंगे। नहीं, शुक्रिया। नहीं, बड़ापन आपका है, आप खुद ही बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही योग्य हैं, बहुत ही कैपेबल हैं। अभी मैं आपको वॉच कर रहा था, कई बार मैं बॉडी लैंग्वेज भी देख रहा था। मैंने कहा जब आपकी शुरुआत थी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं उसका 1000 गुना ज़्यादा पा रहा हूँ आज आपको। और यू शुड गो अहेड फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस मिशन को ले जाइए मंजिल तक। ज़रूरत है इलाके को आपकी और ख़ास तौर से इस पत्रकारिता को ज़रूरत है आपकी, आवाज़ को ज़रूरत है। हर वो चीज़ जो छिपी हुई है, जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती, वहाँ पर मीडिया का काम होता है और आपको चाहिए कि उन चीज़ों को निकालिए और सरेआम लाइए। और शायद मैंने जो शुरू में जो बातें आपसे कही थी, आपको अगर याद हो, कमोबेश ये वही बातें हैं। जैसे भारत के संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है और एक संविधान होता है और वो एक रखा हुआ होता है। ये उसका मकसद ये होता है कि आज या कल जब भी मौका मिले, जब ज़रूरत हो, तो आप उस पर अमल कीजिए। मिसाल के तौर पे जैसे शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया है, आज पहले नहीं था, शुरू के दिनों में, बाद में बनाया गया। तो मैं शायद उस चीज़ को आपसे संबंध बना रहा हूँ इस तरह से कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने जो बात कही थी और आप उसको अमली जामा पहना रहे हैं। आज मुझे बहुत फ़ख्र है आपके ऊपर, रियली। आज के ईद मिलन को लेकर, इस तरह की चीज़ों को लेकर, जब एक तरफ फिजाओं में नफरत की जो है जहर वो घोलने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ आज भी हमारा किशनगंज अमन तहजीब का जो है पैगाम दे रहा है। आज साकिर आलम भी है तो बगल में विनोदा ठाकुर जी भी है, ये एक मोहब्बत है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत खुशी है, इस चीज़ को हमें परवान चढ़ाना चाहिए कि देखिए एक संगम है, ये सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, मिजाज के लोग, जितने भी लोग, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये तो एक बहाना है कि हम लोग ईद मिलन के नाम पे हैं, मगर मकसद ये था कि एक दूसरे के साथ आना, एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे से बातें करना, इससे एक अच्छा मैसेज आता है बाहर का। रही बात कुछ लोगों को जो बदमिजाज लोग हैं तो अपना वो भोगते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो कदम है एक बहुत सही कदम है और सऊद साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। मैंने वक्त को लेकर कई लोगों से बातचीत की है, लेकिन मैं जो चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल पाया है। जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि पूरा पढ़ करके कि वक्फ के फ़ायदे क्या है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं एक्चुअली वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि इससे नुकसान क्या है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अगर आप कुछ बता पाएँ। देखिए, ये वक्फ बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मुसलमानों की, हमारे जो पूर्वज हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम में इन लोगों ने उसको डोनेट किया। इसके पीछे में मकसद ये था कि मान लीजिए जाए कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है। देखिए, मैं इस वक्फ बोर्ड की बात बता रहा हूँ, इसका जो बेसिक फंडामेंटल जो स्पिरिट है इसका, तो उसका मकसद ये था कि कई बार ऐसा होता है जब वो इंसान मर जाता है तो उनकी औलादें आपस में बांट लेती है, उसको बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है।
लेकिन जब हम किसी चीज़ को एक जगह वक्फ कर लें तो इसका एक लार्जर इंटरेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है, यानी पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए इसका इस्तेमाल होगा। या आप दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि आप जब हम बात कर रहे हैं कि एक मुस्लिम समुदाय के लिए भी है, साथ साथ ये भी है कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, आज देख लीजिए जितने भी लोग हैं, अगर ये कोई कहे कि नहीं यहाँ पर सऊद साहब ने प्रोग्राम को करा, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसमें एंगेज हुए हैं काम में, जो चाहे मेरे ख्याल से जैसे आपको टेंट को सजाने में हो, ये खाना परोसने में हो, या इसको बनाने में हो, तो सब लोग सजते हैं। इसी तरह वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, इस मामले में पूरे भारतवासियों को इससे लाभ है, यानी एक जगह पर ये चीज़ें इंटैक्ट रह जाती है, कोई बंदा इससे निकाल नहीं सकता, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे न तो मुसलमान निकाल सकता और न ही कोई एक व्यक्ति निकाल सकता। मैं शायद जितना भी कहा, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल करना चाहता हूँ कि एक एसेट है, दुनिया में कोई भी काम हो, चाहे वो सरकार हो, एक व्यक्ति हो, कोई काम नहीं कर सकता जब तक आपके पास प्रॉपर्टी नहीं हो, कोई आपके पास एसेट नहीं हो। तो ये जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको एक जगह एक्यूमुलेट करने की कोशिश की गई है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसका मतलब ये है कि पूरे लार्जर इंटरेस्ट में इसका इस्तेमाल हो, लेकिन अब इन लोगों की आंखें फट रही है कि इतना बड़ा एसेट है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, हम इसका गबन क्यों करें, क्योंकि इनके इरादे ठीक नहीं है। अब मुझे भी लगता है, बड़ा अफसोस है, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा हूं और आजकल मैंने करना छोड़ दिया, लेकिन यह है कि इनके इरादे ठीक नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है। गवर्नमेंट में बैठने के बाद, पार्लियामेंट जाने के बाद, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने के बाद इस तरह का कोई बिहेवियर करना, ये शोभा नहीं देता अगर एक तरह देखा जाए तो। और मैं अभी कुछ दिन पहले ही बात कर रहा था कि अगर अपने मौका दिया तो मैं बोल भी देता हूँ, क्योंकि मैं आरएसएस को भी बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत सारे ऊंचे दिग्गज लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ, बहुत अंदर तक के लोगों में जानता हूँ। इनकी जो शुरुआत हुई है, ये धर्म के नाम पर अपने धर्म पे आए और धर्म ही का जो ताना बाना बुनते हुए, ढोल बजाते हुए आए, लेकिन जब सरकार बनती है, जब कुर्सी पे आप बैठते हैं, तो उनको पीछे हटाना पड़ता है आपके धर्म ग्रंथों को। वहाँ पर आपको मतलब एक सलाहियत की ज़रूरत होती है, काम करना पड़ता है। यानी मैं उसको और सिंपल करना चाहता हूँ, जब आप बात करेंगे कोई भी इंसान, जब आप किसी कुर्सी पे बैठेंगे, मान लीजिए आप डीएम की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप नहीं मानते तो मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी बंदा आ जाए मेरे पास, मैं दिखाता हूँ कि अपने धर्म की किताबों को लेके वो बंदा उन ऑफिसों को नहीं चला सकता। चाहे वो अपने ज़िला में आप डीएम की कुर्सी देखिए, चाहे अपने मान लीजिए एसपी की ऑफिस देखिए, या सीएम की ऑफिस देखिए, या प्रधानमंत्री की देखिए, वहाँ पर अकल की ज़रूरत होती है, योग्यता की ज़रूरत होती है, ज्ञान की ज़रूरत होती है, अनुभव की ज़रूरत होती है। यदि मैं कहना ये चीज़ चाह रहा था, शायद कोई बात कड़ी न टूटे, कि जहाँ से आरएसएस या भाजपा, ये लोग संगी लोग आए, यहाँ पर धर्म के नाम पर आए, लेकिन जिस जगह बैठे हुए हैं वहाँ पर ज्ञान विज्ञान की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है, अनुभव की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर ये लोग ऐसी बातें करती हैं, ना तो जैसे इस विधेयक को लाना, इसको पास कराना, ना तो इसमें कोई तर्क दिख रहा है, ना इसमें कोई गरिमा दिख रही है, ना कोई समझ दिख रही है, ना कोई अनुभव दिख रहा है, ना कोई ज्ञान विज्ञान दिख रहा है। दिस इज सेंसलेस। मुझे लगता है कि ये तो ऐसा लगता है कि अराजकता की ओर बढ़ रहा है हमारा देश। ये तो बहुत अफसोस की बात है। आपने जो सवाल किया कि ये क्या चीज़ है, इस बात की शुरुआत आपने करी कि ये वक्फ क्या है, इसका बेसिक स्पिरिट क्या है, तो उसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा इनलार्ज फॉर्म में बताया। मैं जैसे दोहरा दूं कि एक चीज़ है जो लोगों के वेलफेयर के लिए इसको बनाया गया है, कि जो लोग भी पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर ज़रूरत है, जो ज़रूरत पड़े इन चीज़ों की। अब मैं एक बात और भी कह दूंगा, एक बार और भी अपने ऊपर भी हमारे पास आनी चाहिए कि जो लोग भी इन कुर्सियों पर बैठते हैं, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में, जो वक्फ के ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं, वो लोग भी इसका मिसयूज़ करते हैं, ईमानदारी से वो लोग काम नहीं करते। तो क्या चलिए उनको सही किया जा सकता है, लेकिन जो बिल पास हुआ, लेकिन हमें अफसोस है इस बिल का पास होना, मुझे लगता है कि दुनिया का मुंह दिखाने के लायक हम नहीं हैं। कि कोई एक बिल बने और एक तारीख में रचा जाएगा, एक इतिहास बनेगा कि कल को जाके इस बिल को रद्द भी कर दिया जाए, लेकिन तारीख से आप नहीं हटा सकते इसको। और एक बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं, पार्लियामेंट चला रहे हैं, और इतने समझदार लोग हैं, और वहाँ पर ऐसा बिल को पास कर रहे हैं, हमें अफसोस है, दुनिया को जवाब देना मुश्किल हो जाए। इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपको, आपकी चीज़ों को देखिए, पूरे डिटेल तो मैंने पूरे बिल को पढ़ा नहीं है। ये कहने का मतलब कि आपको किया नहीं जाएगा, छीना जाएगा आपको। आप उसको ऐसे समझिए जैसे आपको एनआरसी से आपको क्या नुकसान, आपको इंसान कहे भाई वो बंदा तो नागरिक है ही,
लेकिन आप तो मेरे गिरेबान में हाथ डाल रहे हैं, आप मुझे इंटरफेयर कर रहे हैं। जो हमारा एसेट है उस एसेट को हमसे छीनने की कोशिशें हो रही है। आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे 370 है, पूरा भारत तो चल ही रहा है, 370 को हटाने का क्या लाभ हुआ आप अगर आप कहेंगे तो भाई आप सिर्फ हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। 370 को हटा के कश्मीर के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस विधेयक को लाके आपसे मुसलमानों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उन्हें जो उम्मीदें थी, जो उनके प्लानिंग जो थी, जो वो कर सकते थे, जो उनके अवसर हैं, जो स्रोत है, जो साधन है, आप उससे उनसे छीन रहे हैं और उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जैसे अभी कश्मीर में 370 बना के भारत के संविधान के अंदर में था कि भाई अब आप उनको करने दो, 370 के तहत वो सब कुछ अपना काम करेंगे, लेकिन आप वहाँ पर जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन मिला क्या आपको? कुछ भी नहीं, इससे भी कुछ नहीं मिलना है आपको, लेकिन आप दूसरों की रोटी छीन रहे हैं, आप दूसरों की नींद खराब कर रहे हैं, दूसरों का एसेट को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं और किसी न किसी तरह घुमा करके अपने झोली में डालने की कोशिश करेंगे ये लोग। कुछ ऐसे ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे शाकिर आलम साहब, जो कि वक्फ को लेकर जो है, वक्फ किया है, उनके नुकसानात को लेकर जो है बातों का रख रहे थे। हम चाहेंगे कि विदाई लेते हैं आपसे।